Good morning. Today is 16 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डाल देते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये आर्टिकल है, ये कल हमने प्री में भी ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक बिल पास हो गया राज्यसभा में, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे जो ये आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो क्योंकि ट्रंप से रिलेटेड आर्टिकल है, ट्रंप अपने आप को पता ही होगा इलेक्ट हो गए हैं और उनकी प्रोसेस जारी है अपनी कैबिनेट चुनने के लिए, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, हमारे यूपीएससी के लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आर्टिकल है बीच का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखिए वैसे तो इसमें सब्सटेंस बहुत कम है, इसमें आपको डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो ऐसे के लिए कुछ पॉइंट्स इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस पॉइंट्स के जो ये शिवनाथन ने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं अपने ऐसे में इन पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है। फिर जो ये आर्टिकल है साइड में, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। और नीचे जो ये आर्टिकल है देखिए, ये डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, नहीं करेंगे क्या डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स हैं, इसमें भी कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में इसमें कुछ लिखा है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स इसमें से भी डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद में, ये देखिए 2010 में ये प्रोसेस जारी हुई थी वैसे तो, और तब से ये चली जा रही है। एक्सपर्ट कमेटी ने तब बनाया था और 6 साल के बाद में अभी भी चली ही रही है। 3 साल तो इसको राज्यसभा में ही हो गए, यानी 3 साल से ये राज्यसभा में अटका पड़ा था, और अभी 3 साल के लंबे अंतराल के बाद इसे राज्यसभा से तो कम से कम पास कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में भी अभी भी इसे पास होना बाकी है। लोकसभा में देखिए कब पास होता है, कितना टाइम इसे और लगता है। और आपको पता ही होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसेबल्स को एक नई संज्ञा दी विकलांग के नाम से, और काफ़ी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम्स, जिसमें जैसे ये देखिए अब जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो जो डिसेबल्स होते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए पब्लिक रैंप्स नहीं होते, उनके लिए अब फिलहाल कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जैसे मेट्रो में भी रैंप्स के प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि डिसेबल्स को भी चढ़ने और उतरने में आसानी हो। बैंक्स, आरबीआई, यानी जो नए नोट हमने बनाए हैं वो भी डिसेबल फ्रेंडली है, यानी ब्रेल सिस्टम होता है जिससे जो ब्लाइंड्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि कितने रुपए का ये नोट है। तो हम एक्सेसिबल इंडिया की ओर अग्रसर हैं। तो अब जान लेते हैं इस बिल में क्या क्या है। देखिए, आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन इसी हिसाब से करने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जाम फ्रेंडली हो। आर्टिकल्स डिस्कस करने का फ़ायदा तब तक नहीं होगा तब तक हम उसे एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकें। तो इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि कोई भी बिल आएगा तो क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कंटेक्स्ट है। तो देखिए, कंटेक्स्ट तो साफ साफ यही है कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है। और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस ये है कि 2007 में एक यूएन की कन्वेंशन आई थी। 2007 में एक यूएन ने कन्वेंशन पास करी थी, किसके लिए? डिसेबल्स के लिए। तो राज्यसभा ने अब यह बिल पास किया, तो इसका मतलब यह है कि हम उसी कन्वेंशन के तहत में, यूएन की कन्वेंशन के तहत में अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं कि हमने उस टाइम पर यूएन में वादा किया था कि हम भी अपने देश में डिसेबल्स के प्रति एम्पावरमेंट लाने की कोशिश करेंगे और एक नया बिल लाएंगे, उनको एक नए राइट्स देंगे। तो हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स जैसा हमने कल डिस्कस किए, डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको 7 तरह की डिसेबिलिटी से बढ़ाकर 21 तरह की डिसेबिलिटी कर दी गई है, यानी कुछ नए तरह की जो इंपेयरमेंट है या फिर डिसेबिलिटी है वो भी अब इस बिल के अंतर्गत आएंगी, और वो भी वीकर सेक्शंस या फिर मार्जिनल सेक्शंस जो हैं वो अपनी जो है डिसेबिलिटी है उसको यू कैन से दैट रिमूव कर सकते हैं, या फिर कम से कम ऐसे सक्षम हो सकते हैं ताकि अपने जो राइट्स उनको अवेलेबल हैं उनको अच्छे ढंग से अवेल करवा सकें। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा नया पॉइंट जो है, उनको रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज में। अगर वो प्राइमरी या फिर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उनकी जो अपर एज होती है उसमें इनको रिलैक्सेशन दी गई है, इनको छूट दी गई है कि एक बड़ी एज तक भी ये हायर एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए होता क्या है, लो एंड डिलेड इनरोलमेंट होती है इनकी। तो अब ये नया रूल आने से जैसे रिलैक्सेशन दी गई है, इससे इनकी इनरोलमेंट बढ़ जाएगी और डिलेड इनरोलमेंट नहीं होगी। और कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है? तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, देखिए पीनल प्रोविजंस, यानी अगर कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव डिसेबल से करता है तो इस बिल में एक सजा का प्रावधान है 6 महीने से लेकर 2 साल तक, कि अगर कोई भी किसी दिव्यांग से भेदभाव रखता है तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद में देखिए एक ये प्रोविजन है कि इनका जो जॉब का डेटा है यानी 3% है फिलहाल इनका रिजर्वेशन, तो 3 से लेकर इनका 5% कर दिया जाए। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और
प्राइवेट सेक्टर में भी अब डिसेबल्स के साथ में जो भेदभाव होता है उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है और वहाँ भी इनको प्राथमिकता मिले, और काफ़ी सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए गए हैं जिससे डिसेबल्स को एम्पावरमेंट मिलेगा इस बिल से। तो देखिए फ़ायदे तो काफ़ी हैं, लेकिन अब चैलेंजेस क्या क्या हैं और क्रिटिसिज्म जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये चैलेंजेस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है अथॉरिटीज़ को, मतलब है अवेलेबल हैं। अब जो लोकल अथॉरिटीज़ यानी जिस डिपार्टमेंट में डिसेबल्स काम कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स के हेड के बारे में ये डिस्क्रिशन पावर है कि वो जो डिसेबल्स हैं उनको किस तरह का काम दें। अब देखिए जो इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है उनको काफ़ी सेंसिटिविटी और ओपननेस से यू कैन से दैट टैकल करना पड़ेगा। आप ईरा सिंगल का केस ले लीजिए। ईरा सिंगल पिछले साल की टॉपर थी, इस साल तो टीना डवी थी, और उससे पिछले साल ईरा सिंगल टॉपर थी 2014 की। तो देखिए 2014 की जब ईरा सिंगल थी ये डिसेबल थी और इन्होंने काफ़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक साहसपूर्ण लड़ाई इन्होंने डिपार्टमेंट के साथ में लड़ी, और सरकार ने कहा कि नहीं आप आईएएस नहीं बन सकते। तो इस तरह से जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका कई बारी जो होते हैं कई इनसेंसिटिव यू कैन से दैट, सारे नहीं कुछ इनसेंसिटिव जो होते हैं वो काफ़ी गलत इस्तेमाल करते हैं और डिसेबल्स को उनका हक नहीं दिया जाता। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चैलेंज है, देखिए अब नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है तो डेफिनेटली सर्टेनली कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि डिसेबल्स को उन नई टेक्नोलॉजी को सीखने में या फिर आगे ले जाने में परेशानी हो। तो इस बारे में भी हमें एक बैलेंस रवैया अपनाना पड़ेगा। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें देखिए एक प्रपोजल ये था कि सभी स्टेट्स के अंदर में एक यू कैन से स्टेचुरी कमीशन वो होते हैं जो या तो पार्लियामेंट में पास गया, अगर सेंट्रल का है तो पार्लियामेंट का होगा, अगर फिर भी अगर स्टेट लॉ है तो वो असेंबली से पास किया होगा, यानी जो भी हाउस से पास होकर बिल बने उसको स्टेचुरी लॉ कहते हैं। अब एक ऐसा प्रोविजन जिसमें यह कहा गया था कि स्टेचुरी डिसेबिलिटीज कमीशन बनाएंगे हर एक स्टेट के अंदर में और एक नेशनल लेवल पर भी, लेकिन यह ड्रॉप कर दिया गया यह प्रपोजल। तो हम कह सकते हैं कि यह एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। वी शुड हैव डन दैट बट वी डिडंट डू दैट, सो वी कैन से दैट इट्स ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। बट फोर्थ पॉइंट इज लाइक, अब देखिए सारी के सारी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ये इसको यानी जो बिल पास कर दिया अपने राज्यसभा में, अगर बिल ये लॉ बन गया, कानून बन गया, तो इसके पास में जो मॉनिटरी अथॉरिटी रहेगी, मॉनिटरी इन्फोर्समेंट रहेगी एक एडवाइजरी बॉडी के पास में। अगर देखिए अगर किसी को आप मॉनिटरिंग करने के लिए कहते हो और उसको पावर्स नहीं देते, यानी पनिश करने की पावर्स नहीं देते और दूसरे तरह की आप उनको शक्ति नहीं देते किसी को दंडित करने की, सिर्फ उसके पास एडवाइजरी बॉडी है, तो देखिए डेफिनेटली वह एक टूथलेस टाइगर बन के रह जाएगा, एक ऐसा टाइगर जिसके दांत नहीं है। तो उसी तरह की बॉडी यह होगी अगर जो डिसेबल्स के बिल को जो मॉनिटरिंग करेगी, तो कम से कम उसको पावर दीजिए, उसको एडवाइजरी बॉडी ना देकर उसको काफ़ी और भी पावर दीजिए, दर्जा दीजिए अच्छा खासा। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन तो देखिए साफ साफ यहाँ निकलता है कि हमारे देश में 5 से लेकर 10% जो पॉपुलेशन है वो एक विकलांग है या दिव्यांग है। तो लेकिन देखिए मुझे इस डेटा पर थोड़ा डाउट हो रहा है, शायद 3-4% तक मैंने पढ़ा था, तो आप चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल में ये लिख रहे हैं 5 से 10% तक पॉपुलेशन, आप चेक कर लीजिएगा कितनी है, 5 से 10% है या शायद मुझे याद आ रहा था ऐसे 2 या 3% है। तो देखिए देयर इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम इज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंप्रूवेटिव। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो उनको डेफिनेटली जो डिसेबल्स हैं इनको राइट्स देने पड़ेंगे और इनकी एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हमने कमिटमेंट करी है 2030 का जो हमने ब्लूप्रिंट यानी खाका रचा है, उसमें भी डिसेबल्स को राइट्स दिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता अगर हमारे देश के वीकर सेक्शंस तरक्की नहीं करेंगे जब तक। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो एलोपो के बारे में है। ये वो आर्टिकल है सबसे बीच का जो मैंने आपको बताया था, ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ये देखिए ये बीच का जो आर्टिकल है, डेथ इन एलोपो। देखिए सब्सटेंस तो इसमें नहीं है लेकिन ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको पता होगा एलोपो एक जगह है सीरिया में, ये देखिए बीच में एलोपो में लड़ाई चल रही है। जो सीरिया गवर्नमेंट है यानी असद की आर्मी है और यहाँ पर एलोपो में रिबल्स हैं यानी जो असद को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में लगातार फाइट चल रही है और पिस रहे हैं बीच में लोग, यानी लोगों की दुर्गति हो रही है यहाँ पर और काफ़ी तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर पैदा हो गए हैं। खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, रहने की दिक्कत, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर मीडिया का ध्यान नहीं है, इस पर किसी भी तरह का जो लोग यहाँ पर जो लोगों की डेथ्स हो रही है, लोगों को यू कैन से दैट अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई भी देश की मीडिया यानी देखिए इंडिया की मीडिया तो बात छोड़ दीजिए, जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी एक पुरजोर से आवाज़ नहीं उठा रही है। और इसी बारे में पूरा आर्टिकल है और काफ़ी अच्छे ढंग से ये अपनी बात रखते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे की जो ये आर्टिकल है इनकी शुरुआत ही काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं ये। इट बिगन इन ए सिंपल पैनल वे। शुरुआत देखिए इनकी कितनी अच्छे ढंग से इन्होंने की है।
आई हैड जस्ट स्पेंट ए वंडरफुल विंटर डे। मतलब आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये कहते हैं कि देखिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऐसे के स्टार्टिंग में कि अभी अभी एक विंटर डे की शुरुआत हुई है और मैंने विंटर डे में मीटिंग अटेंड करी है और मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने एक धूप को इग्नोर कर दिया है। यानी मैं अच्छी धूप ले सकता था इस सर्दी के मौसम में, लेकिन मेरी एक मीटिंग थी इसलिए मैं वो नहीं ले सका। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने रूम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, ये एक लेक्चरर हैं, तो ये कहते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टन्ड हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सके कि एलोपो को नाम लेके कहते हैं कि वो सिर्फ इतना ही कह सके कि एलोपो, कि लोग मर रहे हैं एलोपो में, लेकिन कोई भी उसकी चिंता नहीं करता, किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैं मैसेज पढ़ रहा था फेसबुक पर और मैं ये सहन नहीं कर सका कि लोग किस तरह से वहाँ अत्याचार को सहन कर रहे हैं। कैसे 50,000 बच्चे जो हैं सीरिया में मारे जा सकते हैं? क्या उनका इवैक्यूएशन नहीं किया जा सकता था? क्या इंडिया में कोई इस तरह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बचा ही नहीं? क्या जो लोगों की जानें हैं वो मैटर नहीं करती? तो इस तरह की जो इनकी रिटोरिकल जो स्टार्टिंग है ऐसे की, तो काफ़ी अच्छे ढंग से हम भी अपना ऐसे इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर अब कल को टेररिज्म पे ऐसे आता है या वायलेंस पे ऐसे आता है तो हम भी अपनी शुरुआत जो है ऐसे कर सकते हैं। हम तो देखिए ऐसे तो लिख नहीं सकते कि हम लेक्चरर हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने दोस्त की संज्ञा दे सकते हैं। लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं, आई वेंट टू मीट माई लाइक फ्रेंड and my friend was just I saw that there were tears in the eyes of my friend, so I asked like what happened with you, so he started describing like that। इस तरह से हम ये डिस्कस कर सकते हैं किसी भी तरह से। कहने का मतलब है कि ऐसे को हमने रिटोरिकल अगर बनाना है तो देखिए अच्छा क्या होता है जब इस तरह की इंट्रोडक्शन अगर एग्जामिनर पढ़ता है तो एग्जामिनर में भी एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि आगे क्या लिखेगा ये बंदा, और वही इतना ही अच्छा इन्होंने आगे लिखा है। देखिए और कौन कौन से पॉइंट्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं ऐसे की बॉडी के अंदर भी इनके इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आंसर्स में भी। तो देखिए ये लिखते हैं, एक व्यंग्य से लिखते हैं, व्यंग्य से ये लिखते हैं कि हमने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया सीरियन क्राइसिस पे। ये कहते हैं कि शायद हमें आदत सी हो गई है कि हम बड़े क्राइसिस पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। जैसे ज्यूज को मारा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यूज को मारा गया जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा संख्या में। जब भी बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं। तो ये व्यंग्य से लिखते हैं कि शायद अभी सीरिया में जितने लोग मारे गए हैं वो नाकाफ़ी है रिएक्ट करने के लिए। फिर ये लिखते हैं कि जो डेथ ऑफ कंसाइंस इन इंडिया, यानी जो इंडिया के लोगों की कंसाइंस है या फिर इंडिया की कंसाइंस है, अंतरात्मा की आवाज़ है वो मर सी गई है। फिर ये कहते हैं कि देखिए जब अमेरिका ने वार किया 2001 में अमेरिका ने 2003 में किया था, 2003 में इराक में अमेरिका ने वार किया। उसके बाद में क्या हुआ, मीडिया ने उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। देयर वाज अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन ऑन दैट थिंग। सो नाउ दिस टाइम मीडिया इज वेरी केयरफुल इन टेलिंग द न्यूज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द एलोपो। इस बार वो बहुत ज्यादा केयरफुल है कि कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना बताया जाए। लेकिन इसी चक्कर में वो ये सोच रहे हैं कि हम कोई न्यूज पेश करते हैं कि हो सकता है कि हम ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करें, इसी चक्कर में वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। एक इनडिफरेंस, एपैथी यू कैन से दैट, बिल्कुल यू कैन से दैट, ऐसा रवैया जिससे कि आप इग्नोर ही कर रहे हो। एक ह्यूमैनिटी है ये, पूरा का पूरा विश्व जो हमारी वैल्यूज हैं, कॉस्मोपॉलिटियन वर्ल्ड की हमारी वैल्यू है, जो वासुदेव कुटुंबम की हम बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों की अंतरात्मा की आवाज आती है तो हम देखिए रिएक्ट नहीं करते। यह हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यहां पे लिखते हैं, इंडिया और जो दूसरे देश, इंडिया और जो दूसरे देश हैं वो ऐसा बिलीव रखते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की टेरिटरीज हैं या फिर जो इस्लामिक टेरिटरीज हैं वहाँ पे अरेबियन वर्ल्ड में, वो काफ़ी वोलेटाइल है, वो काफ़ी इमेच्योर हैं और वो ये डिजर्व करते हैं ये सब चीज़ें। मतलब ऐसा एटीट्यूड अब हो चुका है इंडियंस का और दूसरे देशों का कि जो मिडिल ईस्ट में जो वायलेंस होता है या फिर जो इंस्टेबिलिटी रहती है वो लोग ये ऐसा डिजर्व करते हैं क्योंकि वो ऐसे ही हैं। तो ये गलत एटीट्यूड है हमारे लोगों के बीच में और कुछ अन्य देशों के बीच में भी। अब देखिए एक यहां पे देखिए और दूसरे कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि एक यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए जो ये सोच है कि फेल्ड सोसाइटी डिजर्व फेलियर, यानी जो सोसाइटी फेल हो चुकी है जैसे सोमालिया होगा या फिर येमेन होगा या फिर सीरिया होगा, ये फेलियर ही डिजर्व करते हैं। यानी जो डार्विन का रूल है, डार्विन का आपको पता होगा एक रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये व्यंग्य से दोबारा लिखते हैं कि परहैप्स सीरिया इज नॉट फिटेस्ट, यानी जो सीरिया है वो डार्विन के रूल के अंतर्गत फिट नहीं बैठता। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपको पता ही होगा, यानी एक ये वर्ल्ड का रूल है, जंगल में ये रूल होता है कि जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो सबसे ताकतवर होगा वो सर्वाइव करेगा। शायद जो सीरिया है उसके हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठता, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर आगे ये लिखते हैं कि नोबेल प्राइज मिला, यानी इस बार नोबेल प्राइज मिला एक पत्रकार को।
यानी पत्रकार को मिला एक नोबेल प्राइज। लेकिन ये कहते हैं कि आयरनी ये है कि जब भी एक पत्रकार को नोबेल प्राइज मिलता है तो कितना ही वो ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब साफ साफ ये है कि क्राइसिस है, जर्नलिस्ट की इंटीग्रिटी की क्राइसिस हैं। क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट जो होते हैं हमेशा, आपको भी पता होगा, एक जर्नलिस्ट की ड्यूटी यह होती है कि वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके एडिटर रामनाथ गोयनका का एक एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अपने ऐसे में भी लिख सकते हो। एक बार किसी पॉलिटिशियन ने रामनाथ गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे उनको फ़ोन करके कहा कि आपका जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहा है। तो सोचिए उस रामनाथ गोयनका ने क्या किया होगा उसके बाद में। जैसे ही पॉलिटिशियन ने उनको कहा कि आपका जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहा है, रामनाथ गोयनका ने उस जर्नलिस्ट को सस्पेंड कर दिया। तो क्यों? क्योंकि देखिए साफ साफ अगर कोई पॉलिटिशियन आपके पत्रकार की तारीफ करता है तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं हो, आप उसका साथ दे रहे हो। और वही सब कुछ हो रहा है सीरिया के अंदर में। अगर वेस्टर्न कंट्रीज किसी पत्रकार को देखिए अगर नोबेल प्राइज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्राइसिस ऑफ जर्नलिस्ट इंटीग्रिटी है। हमें जरूरत है वार को रिपोर्टिंग के लिए ऐसे पत्रकारों के लिए जो सच को बाहर ला सकें, सच को एक्सपोज कर सकें। हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जैसे विकीलीक्स में जूलियन एसांजे ने किया था। कितनी इन्होंने वार लीक की थी कि कैसी कैसी इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक की थी कि वार के लिए, वार में कैसे कैसे अफगानिस्तान में जो यूएस ने वार चलाया वहां पे कैसे कैसे अत्याचार हुए और कैसा कैसा रोल रहा यूएस फोर्सेस का वहां पे। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब देखिए वार जो है वो टेक्नोक्रेटिक होता जा रहा है और हमें जरूरत है इसमें एथिक्स की हमें आवश्यकता है, आर्म्स की आवश्यकता नहीं है। पोप फ्रांसिस जो, और ये लोग, रेड क्रॉस एक एनजीओ है जो हमेशा वार को कंडेम करता है, पोप फ्रांसिस कंडेम करते हैं। लेकिन इस बार इन सब का रोल भी देखिए, पोप फ्रांसिस को छोड़ दीजिए, ये अकेले नाकाफी होंगे, बाकी एनजीओज वगैरह का रोल भी इसमें नाकाफी रहा है। और एक ऐसे एनजीओ जो कि है मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, इन्होंने एक चैलेंजिंग काम किया। देखिए इन्होंने बहुत चैलेंजिंग काम किया और इन्होंने एक जो था वर्ड उसको थोड़ा बहुत भरने की कोशिश करी लेकिन उसको पूर्णतया भर नहीं पाए। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि जो एनजीओ है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, हमेशा न्यूज में रहता है, सीरिया में न्यूज में रहता है। तो है क्या ये? ए डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ए नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है? देखिए कई बार होता क्या है कि वार में हम यह लॉजिक अपनाते हैं कि पूरी की पूरी सिचुएशन को हम एक बड़े ब्रश से पेंट कर देते हैं। तो होता क्या, जैसे देखिए हमने ये पेंट कर दिया कि पूरी की पूरी जो एलोपो सिटी है वो आतंकवाद से ग्रस्त है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में कितने भी लोग वहां पे मारे जाए मैटर नहीं करता, क्योंकि हम यह कहेंगे कि पूरी की पूरी जो सिटी है वो आतंकवाद से ग्रस्त थी और उनको बचाने में सारे के सारे लोग मर गए। लेकिन ये एक वीक एक्सप्लेनेशन है। क्या आप जाने ऐसे ही व्यर्थ में जाने देंगे? तो ऐसा बात ये लिखते हैं। उसके बाद में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख के बाद में एक नई डायमेंशन ऐड करते हैं। इनका जो ऐसे लिखने का फ्लो है वो इतना जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए ये बात लिख के उसके बाद में लिखते हैं इवन द पोग्नेंसी ऑफ द फेसबुक मैसेजेस फॉल ऑन द डीफ ईयर्स। यहाँ पे ये लाइन वैसे ही नहीं है, यहाँ पे इस लाइन में इन्होंने एक नई डायमेंशन ऐड कर दी है, सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स। अब देखिए कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जब भी ऐसे लिखने लगते हैं ऐसे लिखते हैं सोशली, इकोनॉमिकली। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी डायमेंशंस को ऐसे दिखाओगे। आपके ऐसे का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को पता भी ना लगे कि कैसे सारी डायमेंशंस ऐड भी हो गई और एक फ्लो इतना जबरदस्त आया। इनके ऐसे का फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है। और देखिए इवन द पोइगनेंसी ऑफ फेसबुक, अब इन्होंने ऐसे ऐसे करते करते वो सारी डायमेंशन ऐड कर देते हैं। एथिक्स की डायमेंशन आपने देखा अभी इन्होंने ऐड करी थी कि वार ज़्यादा एथिक्स होने चाहिए, एथिक्स की डायमेंशन इन्होंने ऐड कर दी। और इस लाइन में इन्होंने अगले पैराग्राफ में सोशल मीडिया नेटवर्किंग की डायमेंशन ऐड कर दी, इकोनॉमिकली डायमेंशन भी पहले ऐड कर चुके हैं। तो सारी डायमेंशन इन्होंने ऐड कर दी और फ्लो इतना अच्छा है। आप इस ऐसे को आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। तो आगे कौन से पॉइंट्स हैं? बस ऐसे ही है। दोबारा लास्ट में भी कंक्लूजन भी रिटोरिकल करते हैं। रिटोरिकल कैसे करते हैं? ये कहते हैं कि मेल्ट डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी नाम से एक यूएन की बुक आई और इसमें दिखाया गया कि कैसे चिल्ड्रंस और वुमेन वहां पे सफ़र कर रहे हैं। और जब हमारे देश के, ये अपने देश के न्यूज़पेपर्स पे एक व्यंग्य कसते हैं कि हमारे देश के न्यूज़पेपर व्यस्त हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो विराट कोहली की और इंडिया की जीत की सेलिब्रेशन की खबरें छापते हैं। वो और क्या कर रहे हैं? वो हमारे डिमोनेटाइजेशन से हो रहे इफेक्ट्स पे खबरें छापते हैं। लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि एलोपो में क्या हो रहा है, कैसे वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तो बस इसी से रिलेटेड ये है सारा का सारा। और एथिक्स पर जोर देते हैं, दया पर जोर देते हैं, कंपैशन पर जोर देते हैं। तो ये सारा आर्टिकल था। उसके बाद में अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पिछले दिनों आपको पता होगा राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा, ये देखिए राहुल गांधी का ओरिजिनल
ट्विटर अकाउंट है। उन्होंने लिखा आई थिंक आई एम स्मार्ट बट इन रियलिटी आई हैव द ब्रेन्स ऑफ 5-year-old। मुझे लगता है मैं स्मार्ट हूँ लेकिन असल में मेरा दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह है। तो उन्होंने ऐसा अपने ट्विटर अकाउंट पर क्यों लिखा? ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट है इनका, फेक अकाउंट नहीं है। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। देखिए एक आर्टिकल लिखा, काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिकल है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक एक्सपेंसिव यानी एक ज़बरदस्त और बहुत ही गंभीर साइबर अटैक अभी हमारे कम्युनिकेशंस पर, हमारी बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, हमारे हेल्थ सर्विसेज पर जारी है, यानी अंडरवे है, हो रहा है। क्या आप इसको मजाक मानते हो? नहीं, यह बिल्कुल मजाक नहीं है, क्योंकि देखिए उसका सबूत साफ साफ ये है। राहुल गांधी ने यह नहीं लिखा, ये उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। सिर्फ उनका ही नहीं, काफ़ी और जो एलीट पीपल हैं लाइक विजय माल्या, बरखा दत्त और रवीश जो एक पत्रकार हैं, इन सभी का अकाउंट, ट्विटर अकाउंट था, वो हैक कर लिया गया और ट्विटर ने ऐसे ऐसे मैसेज उनके अकाउंट पर लिखे और भी काफ़ी गंभीर और फनी मैसेज इन्होंने इन जो एलीट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पर लिख दिए। तो यही इस बात का संकेत करता है कि साफ साफ कि जो हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी करना, उसको सिक्योर करना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो अदरवाइज ये काफ़ी गंभीर खतरे में है। और जिन्होंने ये अटैक किया यानी जो हैकर्स थे, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को और जो फैक्टर्स डेली इनको इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि हमारे पास इंडिया के अंदर में जो 40,000 सर्वर्स हैं उनकी एक्सेस है, और इवन हमारे पास में जो इंक्रिप्शन कीज और सर्टिफिकेट्स होते हैं बैंक की, वो भी हमारे पास, उनकी भी एक्सेस हमारे पास में है। और ये कहते हैं कि हमारे पास में जो कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डेटा होता है वो भी है, और हमारे पास जो 40,000 सर्वर्स की एक्सेस है उससे हम ये सब चुरा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए काफ़ी गंभीर चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। लीजन क्या होता है? लीजन वो होता है, देखिए जिन लोगों ने ये हैक किया उनके रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं लीजन। यानी एक बंदा होगा जो मीडिया से बात करेगा, चोरी छुपे, साफ तो सामने नहीं आएगा लेकिन इंटरव्यू भी देगा, उस बंदे का हम कह सकते हैं लीजन, रिप्रेजेंटेटिव है एक तरह से वो। लीजन ने बाद में यह कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है लोगों के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको शेयर करने में किसी से भी, ना हमारा मकसद है पैसा कमाना। ये कहते हैं कि जो वेपन्स का डेटा होता है, यानी हम जैसे यूएस के वेपन को डेटा को चोरी कर दिया, हमने वो रशिया को बेच दिया या फिर चाइना को बेच दिया, इस चीज़ से हम काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, तो हमें पैसा भी नहीं चाहिए। तो इनका मकसद है क्या? देखिए मकसद तो बाद में आएगा। ये पहले कहते हैं कि अगर इन्होंने डेटा जो है ईमेल और जो ईमेल्स या ट्विटर हैक इन्होंने किए, अगर वो किया इन्होंने 0 डेज का इस्तेमाल करते हुए, एक कंसेप्ट है 0 डेज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है। यहाँ पे देख लेते हैं 0 डेज होता क्या है। देखिए जब भी कोई डेवलपर चीज़ बनाता है, यानी ट्विटर या फेसबुक है, इन्होंने अपना कंसेप्ट तैयार कर रखा है। जब भी इन्होंने अपनी वेबसाइट तैयार की तो कुछ ऐसे गैप्स उसकी सिक्योरिटी में छूट जाते हैं जो उस टाइम पर इनको पता नहीं लगता। यानी देखिए आप एप्लीकेशन मान लीजिए, व्हाट्सएप मान लीजिए, व्हाट्सएप में कुछ ऐसे गैप्स छूट गए हैं। जब ये व्हाट्सएप की एप्लीकेशन बनी थी तो उनके डेवलपर्स को पता नहीं लग पाया कि ये गैप्स उनकी सिक्योरिटी में छूट गए हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स ये 0 डे होता है, यानी हैकर्स को पता लग जाता है, क्योंकि काफ़ी देखिए हैकर्स होते हैं काफ़ी नॉलेज वाले आदमी होते हैं, और जो असल में हैकर्स होते हैं ये सारी की सारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पढ़ लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप के जब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पढ़ा और देखा और उन पर अटैक करने की कोशिश करी, तब इनको पता लगा कि इनमें कुछ ऐसी खामियां हैं जिससे कि इनकी पूरी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये उन खामियों को बेच देते हैं इनके जो अपोजिट डेवलपर्स हैं। यानी देखिए अगर कोई हैकर्स है, आप मान लीजिए कोई भी हैकर मान लीजिए आप, देखिए कोई भी एबीसी मान लीजिए, एबीसी हैकर है, उन्होंने व्हाट्सएप के बारे में ऐसी चीज़ पता लग गई जिससे इनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और लोगों का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, एबीसी हैकर्स क्या करेंगे, ये सेम चीज़ को, यानी जो खामियां हैं जिसको कहते हैं 0 डे, तो ऐसी खामियों को बेच देंगे जिनको 0 डे कहते हैं, टेलीग्राम को बेच देंगे और पैसा ले लेंगे इनसे। तो इस चीज़ को कहते हैं 0 डे, यानी जो खामियां रह गई थी जब इन्होंने एप्लीकेशन डेवलप करी थी और उन खामियों को बाद में जो हैकर्स को पता लग जाता है, फिर वो खामियां यानी 0 डे बेच देते हैं उनकी अपोजिट जो डेवलपर्स हैं उनको। इससे ये पैसा कमाते हैं, इनको पैसा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ये कहते हैं बाद में, यहाँ पर ये बात आती है। देखिए अगर इन्होंने हैकर्स ने जो ट्विटर्स या फिर जो अकाउंट्स हैं इस तरह से टैकल किए, इस तरह से उनको हैक किया कि ये 0 डे है, तो देखिए गंभीर विषय और भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि देखिए स्टुकनेस्ट का जब से केस आया था, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टुकनेस्ट का केस क्या था। ये स्टुकनेस्ट का केस ये था, देखिए अमेरिका और इजराइल ने मिल के जो ईरान देखिए ईरान आपको पता होगा पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था और काफ़ी यू कैन से दैट मशक्क़त के बाद में भी
जो अमेरिका और इजराइल है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक वायरस का इस्तेमाल किया जिसका नाम था स्टूकनेस्ट। इन्होंने इस वायरस का इस्तेमाल किया और इसको छोड़ दिया ईरान के न्यूक्लियर कंप्यूटर सिस्टम है वहां पर। तो देखिए उनका पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो एक बार तो नष्ट होने लगा था, लेकिन हालांकि वो बच गया था, बाद में ट्रीटी भी साइन हो गई है अब तो इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन उस टाइम पे इसने काफी नुकसान पहुंचाया, स्टूकनेस्ट ने वहां पे काफी नुकसान पहुंचाया ईरान के अंदर में। तो यह एक तरह का, देखिए स्टूकनेस्ट इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक तरह का पहला कंप्यूटर कोड था जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक देश द्वारा इस्तेमाल किया गया किसी दूसरे देश के आर्किटेक्चर को, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ध्वस्त करने में। तो देखिए आने वाले टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो एक साइबर स्पेस की, साइबर वार की जो संभावना है उसको हम सिरे से नकार नहीं सकते। आने वाले टाइम में साइबर वार हो सकता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के भी जो हैं, पाकिस्तान के हैकर भी आपने देखा होगा कि हमारे छोटी मोटी वेबसाइट को कई बार हैक कर लेते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का कोड लगा देते हैं, वो इनमें ही खुश हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह का आने वाले टाइम में साइबर वार का होना यू कैन से संभव है, और वो बाद में आएंगे कि क्या क्या सजेशंस ये देते हैं या फिर किस तरह का कंक्लूजन ये निकालते हैं, आने वाले आर्टिकल में अभी आएगा। तो अब देखिए दूसरा ये गंभीर विषय ये उठाते हैं कि अगर लीजन के पास में यानी हैकर्स के पास में सिक्योरिटी सॉकेट लेयर एसएसएल क्या होता है। एसएसएल देखिए एक लेयर होती है। जब भी हम देखिए आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक की वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर एक ऐसी लेयर होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये लेयर या सर्टिफिकेट जो होता है वो पहले ये चेक करता है कि जो हमारा यानी जिस भी बंदे ने ये वेबसाइट खोली है उसका कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं है, वो प्रॉपर चैनल से वो वेबसाइट खोल रहा है कि नहीं है खोल रहा है, उसकी प्रॉपर ऑथेंटिसिटी वैलिडेट करते हैं जो बैंक की साइट्स हैं इस लेयर के तहत में, और इस ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करने के बाद में ही वो साइट्स खोल देते हैं। और जो इससे देखिए होता क्या है, अगर लीजन ने अगर ये लेयर एक्सेस कर ली यानी लेयर्स को कोड को तोड़ पाने में सफल हुए तो ये बहुत सारे जो है जो कस्टमर्स का वो डेटा है यानी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा या लॉगिन इंफॉर्मेशन है जिससे हम अपनी नेट बैंकिंग करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और ये सारे के सारे डेटा को चुरा कर कुछ भी ऐसी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और हमारा जो एक यू कैन से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और अब ग्रुप कहता क्या है, ग्रुप यह कहता है कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो गवर्नमेंट के सर्वर्स हैं, यानी अब हम जो गवर्नमेंट के ऑपरेटेड सर्वर्स हैं उनको टारगेट करेंगे। और देखिए इन्होंने कहा कि जो अभी ट्विटर पे हमने ये सब कुछ किया है ये तो सिर्फ एक ऑनलाइन तोड़फोड़ है, ऑनलाइन वैंडलिज्म है, ये तो सिर्फ टिप इन द आइसबर्ग है, आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और इनका कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसा डेटा ये लीक करने वाले हैं कि ऐसा डेटा ये लीक करने वाले हैं जिससे कि एक यू कैन से डेट सेंसेशनल ऐसा डेटा जिससे कि हमारे देश में तहलका मच जाएगा, इस तरह का डेटा ये लीक करने वाले हैं हैक करके। तो देखिए जिस तरह से इन्होंने हैकिंग करी उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि ये कांग्रेस के विरोधी ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए रवीश बरखादत्त और जो राहुल गांधी, कांग्रेस की वेबसाइट, विजय माल्या, इन सब का देखिए एक तरह से संबंध यू कैन से डेट एक ही आइडियोलॉजी से है। तो उसके बाद में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद में देखिए एक सेकेंड, हाँ अभी फिलहाल हमारे देश में कैसा आर्किटेक्चर है, देखिए क्या हम सक्षम है कि नहीं है इसको सब टैकल करने में। उससे पहले एक थोड़ा सा और भी पॉइंट्स हैं, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। रिपरकशंस तो देखिए ये हो सकते हैं कि ट्रस्ट जो है जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एक लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और लीजन के अटैक ने यानी हैकर्स के अटैक ने अभी एक्सपोज किया कि हमारी साइबर सिक्योरिटी कितने गंभीर खतरे में यानी डायर स्टेट में है, यू कैन सी दैट गड्ढे में है, और किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं वो भी फ्यूल करते हैं हमारी साइबर सिक्योरिटी को नीचे ले जाने में, यानी लोग ध्यान ही नहीं देते, लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि स्टेट अपने आप देख लेगा, अपने आप से कुछ अवेयरनेस नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी देखिए अभी तक उन्होंने आइडेंटिफाई या फिर इंप्लीमेंट नहीं किया है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए हमारे देश की कंट्री के गवर्नेंस के लिए भी, और इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए फिलहाल क्या है, फिलहाल आप एनआईसी का केस लीजिए। देखिए गवर्नमेंट जो वेबसाइट है या फिर गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर स्पेस का वो एनआईसी हैंडल करती है, आपको पता ही होगा। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स के पीछे एनआईसी लगता है, जैसे किसी भी जिले का नाम हो, जैसे कि आप मान लीजिए delhi.nic.in, इस तरह से कई बार हम देखते हैं। तो ये सारा जो है एनआईसी हैंडल करता है। और देखिए इनके मेल सर्वर्स भी अभी इन्होंने हाल फिलहाल में ध्यान देना स्टार्ट किया था, लेकिन इन जो पास्ट में इनके जो एनआईसी के मेल सर्वर्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, बल्कि इनके भी जो मेल सर्वर्स को काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, लेकिन अब इन्होंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन और भी देख लीजिए, यूजर्स देख लीजिए, देखिए
जो यूजर्स हैं, एनआईसी के यूजर्स हैं, वो 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होता है उसको पूर्णतः इस्तेमाल नहीं करते कई बारी, और जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी कम्युनिकेशन एक सिक्योर वे में इस्टेब्लिश नहीं करते, इससे इनकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और उसके बाद में देखिए एक सरकार ने क्या किया, एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया 2014 में। तो ये नाम याद रखिए आप, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि देखिए पॉइंट्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट्स तो आपको याद आ जाएंगे, लेकिन ये कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 2014 में इसका गठन किया गया था। लेकिन देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना जो काम है वो किसी ढंग से यू कैन से दैट कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो स्टेट के कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं है, इसलिए जो हमारा आर्किटेक्चर है वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है। ये देखिए, हैज़ नॉट बीन सप्लीमेंटेड बाय क्रिएटिंग ए लाइजन विद द ऑफिसर्स इन द स्टेट, यानी जो स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं स्टैब्लिश किया गया है। और अगला जो आता है देखिए, जो CERT जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो भी अंडर स्टाफ्ड है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है उसमें। और प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर भी देख लीजिए, वो भी इक्वली कल्पेबल है, वो रिपोर्ट ही नहीं करते, जब इन पे अटैक होता है वो रिपोर्ट नहीं करते, वो बताते नहीं है अथॉरिटीज़ को। अभी तक 1,11,083 इतने अटैक्स हो चुके हैं CRT ने जिसे हैंडल किया, यानी जो हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जिन्होंने हैंडल किया है, लेकिन सिर्फ 10% ही इनमें से लॉ एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताए गए। और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होता है काफ़ी तरह का, वो भी अंडररेटेड रहता है, जैसे कि पेमेंट या वेबसाइट पर किसी तरह का फ्रॉड होता है वो भी कोई बताता ही नहीं है, कोई शेयर नहीं है। देखिए कोई शेयर क्यों नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर एक गाइडलाइंस ही नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि किसको रिपोर्ट करें, क्या करें। जब भी हम पे कुछ अटैक होता है, इस तरह का फिशिंग होती है, तो देखिए हम तो कई बार ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को ही बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये सोच के बैठ सकते हैं यार कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप देखिए हमारा ही केस ले लीजिए, हम अपने सभी एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर iOS स्टोर में क्या चीज़ करके रखते हैं, एक ऐसी चीज़ करके रखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं या फिर अपडेट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने इस चीज़ पर कभी ध्यान दिया है कि जो हम ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन अपने फ़ोन में रखते हैं, या उससे देखिए कोई मालवेयर या फिर कुछ बेकार का सॉफ्टवेयर वो भी आ सकता है, वो भी ऑटोमेटिक वायरस भी आ सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में। इसलिए ऑटोमेटिक डाउनलोड जो होता है वो फंक्शन तो हमेशा डिसेबल करके रखना चाहिए हमें। और उसके बाद में देखिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बताते हैं वो एटीट्यूड की बताते हैं, यानी एटीट्यूड किस लिए जिम्मेदार हैं। जो ये एलीट लोग होते हैं जैसे पॉलिटिशियन, देखिए अभी उन्होंने क्या किया, इन सभी लोगों को टारगेट किया है, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और इंडस्ट्रियल, ये सारे के सारे। देखिए अभी कैसा एटीट्यूड है, अभी एटीट्यूड ऐसा कि कुछ लोग तो देखिए स्पेकुलेट कर रहे हैं कि किसने किया, और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि जो दूसरे पॉलिटिशियन है, जैसे राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल को हैक किया गया तो उनके ओपोनेंट्स इसलिए खुश हैं उनके एम्बेरसमेंट पर। और एनआईसी के जो ईमेल सर्वर्स हैं हमेशा उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। देखिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, एक ह्यूमन एलिमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन एलिमेंट का रोल कैसे है कि देखिए जो बिजनेसमैन या फिर यूजर्स होते हैं ये देखते हैं कि एयर गैप से हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एयर गैप क्या है, प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है, ये एयर गैप क्या है। एयर गैप से क्या होता है, देखिए जो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को सिक्योर करके रख देते हैं और एक आइसोलेट कर देते हैं। ह्यूमन एलिमेंट का क्या रोल है अब वो देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन एलिमेंट का रोल ऐसे है जैसे कि स्टुकनेस्ट, जिस वायरस से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, वो वायरस का हमला ऐसे ही नहीं था, पहले किसी बंदे का यानी पर्सन का यूज करते हुए उस बंदे ने पहले जो ईरान के न्यूक्लियर आर्किटेक्चर था वहां पे पेन ड्राइव लगाई। यानी ह्यूमन एलिमेंट जरूर रहता है हमेशा इन साइबर सिक्योरिटी में। तो अब देखिए अभी भी जो इन्होंने सर्वर्स हैक किए तो किसी ना किसी ह्यूमन का जो एलिमेंट या ह्यूमन का रोल जो अंदर का बात है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या फिर जो अगर सर्वर्स प्राइवेट सर्वर्स हैक किए हैं तो प्राइवेट कंपनी जो सर्वर्स को मेंटेनेंस रखती है उसका रोल, यानी ह्यूमन एलिमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और दूसरी बात यह है जो हैकर्स ने उन लोगों को टारगेट नहीं किया जो फर्स्ट जनरेशन है, यानी जिन लोगों को कम मोबाइल चलाना आता है। इन हैकर्स ने उन लोगों को टारगेट किया जिनको पता है, जो एक सिक्योर फोन रखते हैं। अब देखिए जैसे विजय माल्या या फिर राहुल गांधी, डेफिनेटली इनका जो फोन है वो सिक्योर होगा क्योंकि इनको पता है हमारी कॉल कोई भी हैक कर सकता है, या फिर इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी रखी होगी। तो फिर भी इन्होंने हैक कर लिया तो डेफिनेटली जो खतरा है वो गंभीर है। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन साफ साफ यह निकलता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में सेंटर ने देखिए तमाम तरह के कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो है कैपेबिलिटी नहीं है और जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। आरबीआई ने अभी पिछले दिनों क्या किया कि 2000 से नीचे जो ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर जो ओटीपी आता है या फिर एक सिक्योर वे में टू वे ट्रांजैक्शन, टू वे सिक्योरिटी होती है, उसको एक बार ईजनेस कर दिया जाए ताकि जनता आसानी से ट्रांजैक्शन कर सके। लेकिन वो इस बात में यह भूल गए कि कल को आप 2000 के बाद में भी एक बार वायरस आ गया मोबाइल के अंदर में, तो कल को आप 2000 के बाद बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो वायरस उनको भी निरस्त कर सकता है, इनवैलिडेट या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है।
तो बस यही पूरा का पूरा आर्टिकल था कि फ्रीक्वेंट जो डेटा ब्रीचेस होती हैं उन पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। अगला आर्टिकल थोड़े ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिफेंस कॉलेज से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए होता क्या है, आमतौर पे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें क्या होता है, ऑपरेशनल फोकस पर जोर दिया जाता है कि ऑपरेशनल फोकस, कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, आर्मी को कहाँ ले जाया जाए, किस तरह के हथियार। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी आर्म्ड फोर्सेस में होना काफ़ी ज़रूरी है। और पिछले कुछ सालों में इस बात को रियलाइज़ किया गया है कि जो फाइटिंग जनरल्स हैं, यानी जो जनरल्स वो लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ वो उनको ऑपरेशनल जनरल्स नहीं होना चाहिए, उनको एक थिंकिंग जनरल्स भी होना चाहिए, यानी उनमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की एक क्षमता भी होनी चाहिए और एक रीजनिंग की पावर भी इनमें होनी चाहिए, ताकि ये भी नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें और स्टेट क्राफ्ट के अंदर में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके बाद में देखिए जो नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है लुटियन दिल्ली में है और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। यह किस लिए बनाया गया था? ये एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्ट्रेटेजिक लर्निंग को डेवलप करें हमारी कंट्री के अंदर में। इसमें सारे तरह के सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं तीनों सर्विसेज के, यानी जो एयर, वाटर और जो आर्मी टेरिटोरियल है, वो साल में एक बार आएंगे और अपना अपना एक्सपीरियंस और म्यूचुअल लर्निंग को शेयर करेंगे। और किन के साथ में? अपने आपस में भी, सिविल सर्विसेज के साथ में भी, और दूसरे देशों से जो ऑफिसर्स आए हैं उनके साथ में भी। तो देखिए फर्स्ट एनडीसी कोर्स स्टार्ट हुआ था 1960 में, तब सिर्फ 14 ऑफिसर थे, अब बढ़कर 25 हो गए हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेशनल डिफेंस कॉलेज करता क्या है? देखिए ट्रांसफॉर्म करता है जो ऑपरेशनल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यानी पहले देखिए जो ऑफिसर सिर्फ ऑपरेशनल जानते हैं उनको एक ऐसे लीडर्स में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है जो सिर्फ जिनके पास में एक विजन हो, जिनके पास में एक डॉक्ट्रिन हो, और वो ऐसी स्ट्रेटेजीज बना सकें जो अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी में या फिर स्टेट क्राफ्ट में कंट्रीब्यूट कर सकें। अब देखिए एनडीसी जो है वो होराइजन्स को भी अब वाइडन कर देता है। वो लोगों की, देखिए लोगों के एक्सपीरियंस को भी शेयर करता है, लोगों को कहता है कि आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए और जो हमारे देश की सुरक्षा में फॉल्ट लाइंस हैं उनको हमें बताइए, और ताकि फाइनली कुछ आइडियाज़ को डिस्कस किया जा सके जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाए। और एकेडमिक फोकस भी है कि जो एक्सपीरियंस पर इनका फोकस है और प्राग्मेटिज्म पर फोकस है, तो ये कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से दूसरे देशों में वार हो, कन्फ्लिक्ट या फिर जियोपॉलिटिकल्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें देखिए इनसे भी बात की जाती है जो इमिनेंट हिस्टोरियन है, सोशोलॉजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, और बाद में एक स्टडी की गई है जिसका नाम है सोशियो पॉलिटिकल स्टडी। तो उसमें देखिए अब ये मॉड्यूल डिस्कस करते हैं कि जो एक स्टडी की गई है जो पॉलिटिकल स्टडी है, यहाँ पे देखिए सोशियो पॉलिटिकल स्टडी, इनमें 4 मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल में क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। उसके बाद में देखिए नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक एग्जांपल देते हैं ये कि जैसे जब डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं वो एक कॉलेज में आएंगे तो वो किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन इंडिया से पूछेंगे आप तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हो, आप क्यों डरे डरे रहते हो। इजराइल का ऑफिसर इंडिया को यूं कह सकता है कि आप डरते क्यों हो, आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करने से शर्माते क्यों हो। जापान का ऑफिसर यूं कह सकता है कि इंडिया के पास में सिर्फ एक फोकस करने की पावर नहीं है, इंप्लीमेंट करने की पावर नहीं है, वही इंडिया को हर्ट कर रही है। तो जो नाइजीरिया का ऑफिसर है जिसने ये कोर्स किया पाकिस्तान, वो एक अलग ढंग से इस यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करेगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। यहाँ पर पैदा हो गए हैं खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, रहने की दिक्कत, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर मीडिया का ध्यान नहीं है, इस पर किसी भी तरह का जो लोग यहाँ पर जो लोगों की डेथ हो रही है, लोगों को यू कैन से डेट अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई भी देश की मीडिया, यानी देखिए इंडिया की मीडिया तो बात छोड़ दीजिए, जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी एक पुरजोर से आवाज़ नहीं उठा रही है। और इसी बारे में पूरा आर्टिकल और काफ़ी अच्छे ढंग से ये अपनी बात रखते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे कि जो ये आर्टिकल है इनकी शुरुआत ही काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं ये। इट बिगन इन ए सिंपल पैनल वे। शुरुआत देखिए इनकी कितनी अच्छे ढंग से इन्होंने की है। आई हैड जस्ट स्पेंट ए वंडरफुल विंटर डे। मतलब आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये कहते हैं कि देखिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऐसे के स्टार्टिंग में कि अभी अभी एक विंटर डे की शुरुआत हुई है और मैंने विंटर डे में मीटिंग अटेंड करी है और मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने एक धूप को इग्नोर कर दिया। यानी मैं अच्छी धूप ले सकता था इस सर्दी के मौसम में, लेकिन मेरी एक मीटिंग थी इसलिए मैं वो नहीं ले सका। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने रूम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, ये एक लेक्चरर हैं, तो ये कहते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टन्ड हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सके कि एलोपो का नाम लेके कहते हैं कि वो सिर्फ इतना ही कह सके कि एलोपो, कि लोग मर रहे हैं एलोपो में, लेकिन कोई भी उसकी चिंता नहीं करता, किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैं मैसेज पढ़ रहा था फेसबुक पर और
मैं ये सहन नहीं कर सका कि लोग किस तरह से वहाँ अत्याचार को सहन कर रहे हैं। कैसे 50,000 बच्चे जो हैं सीरिया में मारे जा सकते हैं? क्या उनका इवैक्यूएशन नहीं किया जा सकता था? क्या इंडिया में कोई इस तरह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बचा ही नहीं? क्या जो लोगों की जानें हैं वो मैटर नहीं करती? तो इस तरह की जो इनकी रिटोरिकल जो स्टार्टिंग है ऐसे की, तो काफ़ी अच्छे ढंग से हम भी अपना ऐसे इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर अब कल को टेररिज्म पे ऐसे आता है या वायलेंस पे ऐसे आता है, तो हम भी अपनी शुरुआत जो है ऐसे कर सकते हैं। हम तो देखिए ऐसे तो लिख नहीं सकते कि हम लेक्चरर हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने दोस्त की संज्ञा दे सकते हैं। लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं, आई वेंट टू मीट माई लाइक फ्रेंड and my friend was just I saw that there were tears in the eyes of my friend, so I asked like what happened with you, so see he started describing like that। इस तरह से हम ये डिस्कस कर सकते हैं किसी भी तरह से। कहने का मतलब है कि ऐसे को हमने रिटोरिकल अगर बनाना है तो देखिए अच्छा क्या होता है, जब इस तरह की इंट्रोडक्शन अगर एग्जामिनर पढ़ता है तो एग्जामिनर में भी एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि आगे क्या लिखेगा ये बंदा, और वही इतना ही अच्छा इन्होंने आगे लिखा है। देखिए और कौन कौन से पॉइंट्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऐसे की बॉडी के अंदर भी इनके इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आंसर्स में भी। तो देखिए ये लिखते हैं, एक व्यंग्य से लिखते हैं, व्यंग्य से ये लिखते हैं कि हमने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया सीरियन क्राइसिस पे। ये कहते हैं कि शायद हमें आदत सी हो गई है कि हम बड़े क्राइसिस पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। जैसे ज्यूज को मारा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यूज को मारा गया जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा संख्या में। जब भी बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं। तो ये व्यंग्य। गुड मॉर्निंग, टुडे 16 दिसंबर 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले हम नज़र डाल देते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो ये आर्टिकल है, ये कल हमने प्री में भी ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक बिल पास हो गया राज्यसभा में, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे जो ये आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो क्योंकि ट्रंप से रिलेटेड आर्टिकल है, ट्रंप अपने आप को पता ही होगा इलेक्ट हो गए हैं और उनकी प्रोसेस जारी है अपनी कैबिनेट चुनने के लिए, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। हमारी यूपीएससी के लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आर्टिकल है बीच का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखिए वैसे तो इसमें सब्सटेंस बहुत कम है, इसमें आपको डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो ऐसे के लिए कुछ पॉइंट्स इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस पॉइंट्स के जो ये शिवनाथन ने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं अपने ऐसे में इन पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है। फिर जो ये आर्टिकल है साइड में, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। और नीचे जो ये आर्टिकल है देखिए, ये डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, नहीं करेंगे क्या डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स हैं। इसमें भी कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में इसमें कुछ लिखा है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स इसमें से भी डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद में, ये देखिए 2010 में ये प्रोसेस जारी हुई थी वैसे तो, और तब से ये चली जा रही है। एक्सपर्ट कमेटी ने तब बनाया था और 6 साल के बाद में अभी भी चली ही रही है। 3 साल तो इसको राज्यसभा में ही हो गए, यानी 3 साल से ये राज्यसभा में अटका पड़ा था, और अभी 3 साल के लंबे अंतराल के बाद इसे राज्यसभा से तो कम से कम पास कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में भी अभी भी इसे पास होना बाकी है। लोकसभा में देखिए कब पास होता है, कितना टाइम इसे और लगता है। और आपको पता ही होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसेबल्स को एक नई संज्ञा दी विकलांग के नाम से, और काफ़ी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जैसे सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम्स, जिसमें जैसे ये देखिए अब जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो जो डिसेबल्स होते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए पब्लिक रैंप्स नहीं होते, उनके लिए अब फिलहाल कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जैसे मेट्रो में भी रैंप्स के प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि डिसेबल्स को भी चढ़ने और उतरने में आसानी हो। बैंक्स, आरबीआई, यानी जो नए नोट हमने बनाए हैं वो भी डिसेबल फ्रेंडली है, यानी ब्रेल सिस्टम होता है जिससे जो ब्लाइंड्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि कितने रुपए का नोट है। तो हम एक्सेसिबल इंडिया की ओर अग्रसर हैं। तो अब जान लेते हैं इस बिल में क्या क्या है। देखिए आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन इसी हिसाब से करने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जाम फ्रेंडली हो। आर्टिकल्स डिस्कस करने का फ़ायदा तब तक नहीं होगा तब तक हम उसे एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकें। तो इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि कोई भी बिल आएगा तो क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कंटेक्स्ट है। तो देखिए कंटेक्स्ट तो साफ साफ यही है कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है। और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस ये है कि 2007 में एक यूएन की कन्वेंशन आई थी। 2007 में एक यूएन ने कन्वेंशन पास करी थी, किसके लिए? डिसेबल्स के लिए। तो राज्यसभा ने अब यह बिल पास किया, तो इसका मतलब यह है कि हम उसी कन्वेंशन के तहत में यूएन की इंडिया से लिखते हैं कि शायद अभी सीरिया में जितने लोग मारे गए हैं वो नाकाफी है रिएक्ट करने के लिए। फिर ये लिखते हैं कि जो डेथ ऑफ कंसाइंस इन इंडिया, यानी जो इंडिया के लोगों की कंसाइंस है या फिर इंडिया की कंसाइंस है, अंतरात्मा की आवाज़ है वो मर सी गई है। फिर ये कहते हैं कि देखिए जब अमेरिका ने वार किया 2001 में अमेरिका ने
2003 में किया था। 2003 में इराक में अमेरिका ने वार किया। उसके बाद में क्या हुआ, मीडिया ने उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। देयर वाज अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन ऑन दैट थिंग। सो नाउ दिस टाइम मीडिया इज वेरी केयरफुल इन टेलिंग द न्यूज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द एलोपो। इस बार वो बहुत ज्यादा केयरफुल है कि कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना बताया जाए। लेकिन इसी चक्कर में वो ये सोच रहे हैं कि हम कोई न्यूज पेश करते हैं कि हो सकता है कि हम ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करें, इसी चक्कर में वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। एक इनडिफरेंस, एपैथी, यू कैन से दैट, बिल्कुल यू कैन से दैट, ऐसा रवैया जिससे कि आप इग्नोर ही कर रहे हो। एक ह्यूमैनिटी है ये, पूरा का पूरा विश्व जो हमारी वैल्यूज हैं, कॉस्मोपॉलिटियन वर्ल्ड की हमारी वैल्यू है, जो वासुदेव कुटुंबम की हम बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों की अंतरात्मा की आवाज आती है तो हम देखिए रिएक्ट नहीं करते। यह हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यहां पे लिखते हैं, इंडिया और जो दूसरे देश, इंडिया और जो दूसरे देश हैं वो ऐसा बिलीव रखते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की टेरिटरीज हैं या फिर जो इस्लामिक टेरिटरीज हैं वहां पे अरेबियन वर्ल्ड में, वो काफी वोलेटाइल है, वो काफी इमेच्योर हैं और वो ये डिजर्व करते हैं ये सब चीजें। मतलब ऐसा एटीट्यूड अब हो चुका है इंडियंस का और दूसरे देशों का कि जो मिडिल ईस्ट में जो वायलेंस होता है या फिर जो इंस्टेबिलिटी रहती है वो लोग ये ऐसा डिजर्व करते हैं क्योंकि वो ऐसे ही हैं। तो ये गलत एटीट्यूड है हमारे लोगों के बीच में और कुछ अन्य देशों के बीच में भी। अब देखिए एक यहां पे देखिए और दूसरे कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि एक यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए जो ये सोच है कि फेल्ड सोसाइटी डिजर्व फेलियर, यानी जो सोसाइटी फेल हो चुकी है जैसे सोमालिया होगा या फिर येमेन होगा या फिर सीरिया होगा, ये फेलियर ही डिजर्व करते हैं। यानी जो डार्विन का रूल है, डार्विन का आपको पता होगा एक रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये व्यंग्य से दोबारा लिखते हैं कि परहैप्स सीरिया इज नॉट फिटेस्ट, यानी जो सीरिया है वो डार्विन के रूल के अंतर्गत फिट नहीं बैठता। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपको पता ही होगा, यानी एक ये वर्ल्ड का रूल है, जंगल में ये रूल होता है कि जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो सबसे ताकतवर होगा वो सर्वाइव करेगा। शायद जो सीरिया है उसके हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठता, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर आगे ये लिखते हैं कि नोबेल प्राइज मिला, यानी इस बार नोबेल प्राइज मिला एक पत्रकार को, यानी पत्रकार को मिला एक नोबेल प्राइज। लेकिन ये कहते हैं कि आयरनी ये है कि जब भी एक पत्रकार को नोबेल प्राइज मिलता है तो कितना ही वो ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब साफ साफ ये है कि क्राइसिस है, जर्नलिस्ट की इंटीग्रिटी की क्राइसिस हैं। क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट जो होते हैं हमेशा, आपको भी पता होगा, एक जर्नलिस्ट की ड्यूटी यह होती है कि वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो ओपन हो सकती है कि डिसेबल्स को उन नई टेक्नोलॉजी को सीखने में या फिर आगे ले जाने में परेशानी हो, तो इस बारे में भी हमें एक बैलेंस रवैया अपनाना पड़ेगा। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें देखिए एक प्रपोजल था। प्रपोजल ये था कि सभी स्टेट्स के अंदर में एक यू कैन से स्टेचुरी कमीशन वो होते हैं जो या तो पार्लियामेंट में पास गया, अगर सेंट्रल का है तो पार्लियामेंट का होगा, अगर फिर भी अगर स्टेट लॉ है तो वो असेंबली से पास किया होगा, यानी जो भी हाउस से पास होकर बिल बने उसको स्टेचुरी लॉ कहते हैं। अब एक ऐसा प्रोविजन जिसमें यह कहा गया था कि स्टेचुरी डिसेबिलिटीज कमीशन बनाएंगे हर एक स्टेट के अंदर में और एक नेशनल लेवल पर भी, लेकिन यह ड्रॉप कर दिया गया यह प्रपोजल। तो हम कह सकते हैं कि यह एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। वी शुड हैव डन दैट बट वी डिडंट डू दैट, सो वी कैन से दैट इट्स ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। बट फोर्थ पॉइंट इज लाइक, अब देखिए सारी के सारी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ये इसको, यानी जो बिल पास कर दिया अपने राज्यसभा में, अगर बिल ये लॉ बन गया, कानून बन गया, तो इसके पास में जो मॉनिटरी अथॉरिटी रहेगी, मॉनिटरी इन्फोर्समेंट रहेगी एक एडवाइजरी बॉडी के पास में। अगर देखिए अगर किसी को आप मॉनिटरिंग करने के लिए कहते हो और उसको पावर्स नहीं देते, यानी पनिश करने की पावर्स नहीं देते और दूसरे तरह की आप उनको शक्ति नहीं देते किसी को दंडित करने की, सिर्फ उसके पास एडवाइजरी बॉडी है, तो देखिए डेफिनेटली वह एक टूथलेस टाइगर बन के रह जाएगा, एक ऐसा टाइगर जिसके दांत नहीं है। तो उसी तरह की बॉडी यह होगी अगर जो डिसेबल्स के बिल को जो मॉनिटरिंग करेगी, तो कम से कम उसको पावर दीजिए, उसको एडवाइजरी बॉडी ना देकर उसको काफी और भी पावर दीजिए, दर्जा दीजिए अच्छा खासा। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन तो देखिए साफ साफ यहाँ निकलता है कि हमारे देश में 5 से लेकर 10% जो पॉपुलेशन है वो एक विकलांग है या दिव्यांग है। तो लेकिन देखिए मुझे इस डेटा पर थोड़ा डाउट हो रहा है, शायद 3-4% तक मैंने पढ़ा था, तो आप चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल में ये लिख रहे हैं 5 से 10% तक पॉपुलेशन, आप चेक कर लीजिएगा कितनी है, 5 से 10% है या शायद मुझे याद आ रहा था ऐसे 2 या 3% है। तो देखिए देयर इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम इज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंप्रूवेटिव। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो उनको डेफिनेटली जो डिसेबल्स हैं इनको राइट्स देने पड़ेंगे और इनकी एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हमने कमिटमेंट करी है 2030 का जो हमने ब्लूप्रिंट यानी खाका रचा है, उसमें भी डिसेबल्स को राइट्स दिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता अगर हमारे देश के वीकर सेक्शंस तरक्की नहीं करेंगे जब तक।
तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो एलोपो के बारे में है। ये वो आर्टिकल है सबसे बीच का जो मैंने आपको बताया था ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये बीच का जो आर्टिकल है, डेथ इन एलोपो। देखिए सब्सटेंस तो इसमें नहीं है, लेकिन ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको पता होगा एलोपो एक जगह है सीरिया में, ये देखिए बीच में एलोपो में लड़ाई चल रही है। जो सीरिया गवर्नमेंट है यानी असद की आर्मी है, और यहाँ पर एलोपो में रिबल्स हैं यानी जो असद को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में लगातार फाइट चल रही है और पिस रहे हैं बीच में लोग, यानी लोगों की दुर्गति हो रही है यहाँ पर। और काफ़ी तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कन्वेंशन के तहत में अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं कि हमने उस टाइम पर यूएन में वादा किया था कि हम भी अपने देश में डिसेबल्स के प्रति एम्पावरमेंट लाने की कोशिश करेंगे और एक नया बिल लाएंगे, उनको एक नए राइट्स देंगे। तो हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स जैसा हमने कल डिस्कस किए, डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको 7 तरह की डिसेबिलिटी से बढ़ाकर 21 तरह की डिसेबिलिटी कर दी गई है। यानी कुछ नए तरह की जो इंपेयरमेंट है या फिर डिसेबिलिटी है वो भी अब इस बिल के अंतर्गत आएंगी, और वो भी वीकर सेक्शंस या फिर मार्जिनल सेक्शंस जो हैं वो अपने जो है डिसेबिलिटी है उसको यू कैन से दैट रिमूव कर सकते हैं, या फिर कम से कम ऐसे सक्षम हो सकते हैं ताकि अपने जो राइट्स उनको अवेलेबल हैं उनको अच्छे ढंग से अवेल करवा सकें। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा नया पॉइंट जो है, उनको रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज में। अगर वो प्राइमरी या फिर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उनकी जो अपर एज होती है उसमें इनको रिलैक्सेशन दी गई है, इनको छूट दी गई है कि एक बड़ी एज तक भी ये हायर एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए होता क्या है, लो एंड डिलेड इनरोलमेंट होती है इनकी। तो अब ये नया रूल आने से जैसे रिलैक्सेशन दी गई है, इससे इनकी इनरोलमेंट बढ़ जाएगी और डिलेड इनरोलमेंट नहीं होगी। और कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है? तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है देखिए पीनल प्रोविजंस। यानी अगर कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव डिसेबल से करता है तो इस बिल में एक सजा का प्रावधान है 6 महीने से लेकर 2 साल तक, कि अगर कोई भी किसी दिव्यांग से भेदभाव रखता है तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद में देखिए एक ये प्रोविजन है कि इनका जो जॉब का डेटा है यानी 3% है फिलहाल इनका रिजर्वेशन, तो 3 से लेकर इनका 5% कर दिया जाए। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व रिजर्वेशन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और प्राइवेट सेक्टर में भी अब डिसेबल्स के साथ में जो भेदभाव होता है उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है और वहाँ भी इनको प्राथमिकता मिले। और काफ़ी सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए गए हैं जिससे डिसेबल्स को एम्पावरमेंट मिलेगा इस बिल से। तो देखिए फ़ायदे तो काफ़ी हैं, लेकिन अब चैलेंजेस क्या क्या हैं और क्रिटिसिज्म जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये चैलेंजेस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है अथॉरिटीज़ को, मतलब है अवेलेबल हैं। अब जो लोकल अथॉरिटीज़ यानी जिस डिपार्टमेंट में डिसेबल्स काम कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स के हेड के बारे में ये डिस्क्रिशन पावर है कि वो जो डिसेबल्स हैं उनको किस तरह का काम दें। अब देखिए जो इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है उनको काफ़ी सेंसिटिविटी और ओपननेस से यू कैन सी दैट टैकल करना पड़ेगा। आप ईरा सिंगल का केस ले लीजिए। ईरा सिंगल पिछले साल की टॉपर थी, इस साल तो टीना डवी थी, और उससे पिछले साल ईरा सिंगल टॉपर थी 2014 की। तो देखिए 2014 की जब ईरा सिंगल थी ये डिसेबल थी और इन्होंने काफ़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक साहसपूर्ण लड़ाई इन्होंने डिपार्टमेंट के साथ में लड़ी, और सरकार ने कहा कि नहीं आप आईएएस नहीं बन सकते। तो इस तरह से जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका कई बारी जो होते हैं कई इनसेंसिटिव यू कैन सी दैट, सारे नहीं कुछ इनसेंसिटिव जो होते हैं वो काफ़ी गलत इस्तेमाल करते हैं और डिसेबल्स को उनका हक नहीं दिया जाता। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चैलेंज है, देखिए अब नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है तो डेफिनेटली सर्टेनली कई बार ऐसी स्थिति